हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं विशाल गोयल जे फिनटेक्स की तरफ से। जैसे कि हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे हमारा पार्ट 1 ऑलरेडी बन चुका है, यूट्यूब पे है। ये पार्ट 2 मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनी। अब आपके स्क्रीन पे आ रहा है पार्टनरशिप। पहले पार्टनरशिप की बात करते हैं। पार्टनरशिप होती क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस करें फॉर प्रॉफिट शेयरिंग मोटिव, तो उसे पार्टनरशिप कहा जाता है। अब ये जो दो लोग जुड़ रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, ये किसी भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जुड़ सकते हैं। दोनों कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक के पास बिजनेस आइडिया है, दूसरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, और प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं, जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होगा। पार्टनरशिप फर्म दो तरह की होती हैं। एक है जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत बनाई जाती है, एक है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के थ्रू बनाई जाती है। दोनों में फ़र्क क्या है? जो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, उसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में अगर लॉस होता है तो पार्टनर्स पर्सनली लायबल हो जाते हैं, उनकी पर्सनल एस्टेट इंटैक्ट हो जाएगी और उसको बेचकर पैसा दिया जाएगा। अब 2008 में नया कंसेप्ट आया LLP एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। यहां पे कहा गया कि पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी अप टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। दोनों में और क्या फर्क है? जो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म होती है, सिंपल एक पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूट करानी है विद नेसेसरी पेपर, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट कीजिए, आपका पैन नंबर आ जाएगा, पार्टनरशिप फर्म का पैन नंबर आ जाएगा। दैट्स इट, पार्टनरशिप फर्म बन गई, आप काम शुरू कर दीजिए। लेकिन जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स हैं, उनको आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत रजिस्टर कराना पड़ेगा, नेम अप्रूवल लेना पड़ेगा, पार्टनर्स का डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर आएगा, वो अप्लाई करना पड़ेगा, पार्टनर्स का DSC बनेगा, डिजिटल सिग्नेचर्स बनेंगे। तो जहां पे LLP की बात आती है, पार्टनर्स की लायबिलिटी तो लिमिटेड है, लेकिन थोड़े से कंप्लायंस आ जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में एनुअली एक रिटर्न भी जाएगी, तो ये आपकी कंप्लायंसेस की बात आती है LLP में। अब बात करते हैं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सबसे पहले, चाहे नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म हो चाहे LLP हो, दोनों के ऊपर स्ट्रेट अवे फिक्स रेट 30% का टैक्स लगेगा। मतलब क्या? अगर 1 लाख रुपए की भी इनकम है तो भी 30% का टैक्स लगेगा, 30,000 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। जैसे इंडिविजुअल और HUF में स्लैब का बेनिफिट मिलता था, वो बेनिफिट यहां पे नहीं है। उसके बाद अगेन, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर जाता है तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। जो दो कंडीशन अगर आपने सेटिस्फाई कर दी, क्या टोटल रिसीट का केवल अप टू 5% ही आपने कैश में रिसीव किया है और टोटल पेमेंट का केवल अप टू 5% ही आपने कैश में पे किया है, देन इन दैट केस ये 1 करोड़ का टर्नओवर का लिमिट आपका 10 करोड़ का काउंट होगा। 10 करोड़ तक आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हैं, देन इन दैट केस आपकी रिसीट अगर 50 लाख से ऊपर जाती है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना है, अदरवाइज नहीं है। तो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो ये कंप्लायंसेस की बात है। GST नॉर्मली एप्लीकेबल होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया। अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो 20 लाख से ऊपर की सर्विसेज दी आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो GST में आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। और गुड्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं या गुड्स मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं, देन इन दैट केस आपके लिए लिमिट है, टर्नओवर लिमिट है 40 लाख फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। तो 40 लाख रुपए से ऊपर की अगर आपका टर्नओवर हो गया पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको GST में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एक बात यहाँ पे याद रखने वाली है, अगर आपने गुड्स इंटरस्टेट ट्रेडिंग कर दी, इंटरस्टेट भेज दिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज दिए, देन इन दैट केस आपको GST में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इवन इफ आपका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा नहीं भी गया। अब अगर रिकॉग्निशन की मैं बात करूं तो LLP इज मोर रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया देन नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म। तो ये हो गई हमारी पार्टनरशिप फर्म की बातें। अब हम बात करते हैं कंपनीज की। तो कंपनी देखिएगा, कोई अपने आप को अगर
कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर कराए तो उसे कंपनी कहा जाता है। कंपनी दो तरह की होती है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दो या दो से ज़्यादा लोग बना सकते हैं, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी 7 या 7 से ज़्यादा लोग बनाते हैं। उसके बाद प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, जबकि पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकती है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ जनरल पब्लिक को इशू नहीं कर सकती, जो कि पब्लिक कंपनी कर सकती है। पब्लिक कंपनी अपने नाम के आगे या लिमिटेड वर्ड लगा सकती है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाना ज़रूरी है। जब कंपनीज एक्ट 2013 आया था तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम शेयर कैपिटल की लिमिट दी गई थी कि मिनिमम शेयर कैपिटल इतनी होनी चाहिए, तभी आप प्राइवेट कंपनी एज अ प्राइवेट कंपनी अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं या एज अ पब्लिक कंपनी अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया जिसने ये लिमिट ख़त्म कर दी। आप चाहे एज अ पब्लिक कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहें या एज अ प्राइवेट कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहें, कोई मिनिमम शेयर कैपिटल की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर इनकम टैक्स और जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही कंपनीज पे फिक्स रेट ऑफ टैक्स 30% लगता है। 1 लाख रुपए की भी इनकम हुई तो 30% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। कंपनीज को बूस्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे इनकम टैक्स में हमें कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने पे कुछ रियायत दी गई है। कंपनीज की कुछ कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर देते हैं तो उन कंपनीज पे 25%, 22% या इवन 15% से भी टैक्स लगेगा, रिड्यूस रेट से टैक्स लगेगा। 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर अगर आपका गया तो टैक्स ऑडिट कराना है। वही दो कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दी 5% वाली रिसीट एंड पेमेंट्स के ऊपर, तो आपका ये टर्नओवर 10 करोड़ का काउंट होगा। जीएसटी अगेन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो 20 लाख से ज़्यादा की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी पूरे फाइनेंशियल ईयर में, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है। गुड्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 40 लाख से ऊपर टर्नओवर क्रॉस हो गया या आपने इंटरस्टेट ट्रेडिंग कर दी तो भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एज कंपैरिजन टू एलएलपी कंपनीज में कंप्लायंसेस ज़्यादा हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो अगर जब आप कंपनी फॉर्म करने जाते हैं तो आपने पहले नेम अप्रूवल लेना है। जो भी लोग डायरेक्टर्स बनने जा रहे हैं उनका डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर लिया जाएगा, डीएससी लिया जाएगा, डिजिटल सिग्नेचर्स बनेंगे डायरेक्टर्स के। ये सारा काम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने काफ़ी रिड्यूस कर दिया है, ये बर्डन काफ़ी रिड्यूस कर दिया है और इनके लिए एक सिंगल फॉर्म स्पाइस प्लस भरा जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनेंगे, तो ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा कंपनी में तो उसके पेपर्स सबमिट होंगे। कंपनी कोई भी काम करती है तो उसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। कंपनीज में एज पर कंपनीज एक्ट आपको मीटिंग करवानी पड़ती हैं, एजीएम वगैरह होगी और कंपनीज में जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जो काम होगा उसकी सारी रिपोर्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में होएगी। तो एज कंपैरिजन टू एलएलपी एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी में कंप्लायंसेस सबसे ज़्यादा है, लेकिन कंपनीज की वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन भी है। आप एज अ पब्लिक कंपनी हैं और अब अपने शेयर्स को लिस्ट करवाना चाहते हैं रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, देन इन दैट केस आपको सेबी की गाइडलाइंस, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस भी फॉलो करनी पड़ेंगी। तो कंपनी में कंप्लायंसेस ज़्यादा है लेकिन रिकॉग्निशन भी ज़्यादा है। अब इसके बाद एक अगेन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, जरा देखिएगा अपनी नेक्स्ट स्लाइड। एमएसएमई, ये एमएसएमई होता क्या है? एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एक्ट 2006 आया। इसमें माइक्रो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्मॉल एंटरप्राइज कौन सी होती है और मीडियम एंटरप्राइज कौन सी होती है, पहले वो बात करते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 1 करोड़ है, टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, तो आप माइक्रो इंडस्ट्री काउंट होंगे, माइक्रो एंटरप्राइज काउंट होंगे। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ है एंड टर्नओवर अप टू 50 करोड़ है, देन आप स्मॉल एंटरप्राइज काउंट होंगे। अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 50 करोड़ है
एंड टर्नओवर अप टू 250 करोड़ है, देन आप मीडियम एंटरप्राइज काउंट होंगे। आप चाहे सर्विस इंडस्ट्री में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, चाहे ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, आपका कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, जो भी है, अगर आप इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया, तो आप अपने आप को MSME एक्ट के अंडर रजिस्टर करा सकते हैं। अब MSME एक्ट में रजिस्टर कराने की बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसके साथ कुछ बेनिफिट्स लगे हुए हैं। क्या बेनिफिट्स हैं? बेनिफिट्स 6-7 बेनिफिट है कम से कम भी, लेकिन मैं यहां पे टॉप 3 बेनिफिट्स की बात करता हूं। सबसे पहले, अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हैं और वहां पे बताते हैं कि आप MSME में रजिस्टर्ड हैं, देन इन दैट केस बैंक से लोन लेते हुए आपको कोलेक्टरल फ्री लोन मिलेगा। आपको कोई भी चीज़ मॉर्गेज नहीं करनी पड़ेगी, गिरवी नहीं रखवानी पड़ेगी। नेक्स्ट, सेकेंड थिंग, CC लिमिट, OD लिमिट आप लेते हैं, देन इन दैट केस बैंक टू बैंक वेरी होगी मेरी बात, कि 1% तक का कंसेशन मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए MSME में रजिस्टर कराया जाता है वो है कि आपके जो फंड्स हैं वो फंड्स रियलाइज हो जाएंगे विद इन 45 डेज। मेरी बात समझिएगा, मैं MSME में रजिस्टर हूँ और मैंने किसी को माल बेचा क्रेडिट पे, और उससे मेरे को अगर विद इन 45 डेज पैसा रियलाइज नहीं होता, देन इन दैट केस गवर्नमेंट मेरी हेल्प करेगी और मेरा पैसा प्रायोरिटी बेसिस पे मेरे को रिकवर करवा के देगी। तो ये हो गई MSME की बात। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था, मैं फिर दोबारा अपनी बात कर देता हूं, जब हम इंडिया की सरजमीन पे, भारत की सरजमीन पे काम कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ द लैंड मतलब भारत के कानून मेरे ऊपर बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल हो जाते हैं, चाहे मैं उन्हें जानता हूं या नहीं जानता। अगर मैंने एक प्रोसेसिंग यूनिट बनाई, मैं सोल प्रोप्राइटरशिप हूँ, मैंने एक प्रोसेसिंग यूनिट बनाई सिर्फ 10-15 लाख रुपए की कैपिटल से, मेरे पास 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, हफ्ते में 48 घंटे तक काम होता है, देन इन दैट केस मेरे ऊपर फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। मेरे को फैक्ट्रीज एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फैक्ट्री से कुछ पॉल्यूशन वगैरह रिलीज होता है, देन इन दैट केस हो सकता है मेरे को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी लेना पड़े। नेक्स्ट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। हरियाणा में शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। अगर आप हरियाणा में कोई शॉप खोलते हैं, कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं, थिएटर खोलते हैं, अम्यूजमेंट पार्क खोलते हैं, देन इन द शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फसाई रेगुलेशंस, फसाई की रिक्वायरमेंट, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, अगर आप फूड प्रोसेसर हैं, खाना बनाते हैं, खाना बेचते हैं, फूड इवन ट्रांसपोर्टर हैं, कैटरिंग का काम है आपका, टिफिन सिस्टम है, देन इन दैट केस आपको फसाई की रेगुलेशंस माननी पड़ेंगी। इसमें क्या है, अगर आपका टर्नओवर अप टू 12 लाख का है इन फाइनेंशियल ईयर, तो आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराया ना, नथिंग मोर देन दैट। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 12 लाख से ज़्यादा है, अप टू 20 करोड़ तक का है, और आप इंटर स्टेट ट्रेडिंग भी नहीं करते हैं, इंटर स्टेट सेल भी नहीं करते हैं, देन इन दैट केस आपको स्टेट का फसाई लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा का हो जाता है, या आप इंटर स्टेट फूड का काम करते हैं, देन इन दैट केस आपको सेंट्रल का भी फसाई लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो फसाई रेगुलेशंस देखनी है आपने। नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट एक्ट की बात करूं, ESI एक्ट की एप्लीकेबिलिटी। अगर आपके पास 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर हैं और आप उनको सैलरी अप टू 21,000 दे रहे हैं, देन इन दैट केस आपके ऊपर ESI एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। उसमें भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और आपको अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन डालना पड़ेगा। तो जो भी आप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोच रहे हैं, जो भी बिजनेस आइडिया है, उसको देखते हुए आपके ऊपर कौन कौन से एक्ट एप्लीकेबल होते हैं, कितना कमसम होने वाला है आपके लिए, कितने एक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होने वाले हैं, उसके हिसाब से अपना फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप सो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल रही हो, यूज़फुल रही हो। हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप किस टाइप की वीडियो आगे बनवाना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो बना पाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे JJ टैक्स ऐप का लिंक दे रखा है। आपको इन वीडियो से रिलेटेड या GST और इनकम टैक्स में किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे प्रॉब्लम हो, तो आप हमसे वहाँ पे फ्री में क्वेरीज पूछ सकते हैं। एडिशनल सर्विसेज भी आपको उस ऐप पे दिख जाएंगी। आप हमें YouTube चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए, आपको अपडेटेड वीडियोस, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। पैंडेमिक का टाइम है फ्रेंड्स,
वी प्रे टू गॉड कि आप और आप लोग, आपकी फैमिली सेफ रहे, बी एट होम, गेट वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल। वो वक्त नहीं रहा, ये वक्त भी नहीं रहेगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।